नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अब 13 दिन बचे हैं जब सामने आ जाने वाला है 14वें दिन कि देश की जो सरकार है उसे कौन चलाएगा। फिर मोदी या कोई नया शख्स? क्या फिर बीजेपी एनडीए की सरकार होगी या फिर इंडिया अलायंस? उसने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से मैदानी हकीकत सामने आ रही है या जो दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं, वो सत्ता पर काबिज होगा। तो अब उल्टी गिनती हम कह सकते हैं शुरू है। 2 चरणों का अभी वोटिंग और बचा हुआ है। 25 मई को वोट पड़ने हैं छठे चरण के और 1 जून को वोट पड़ने हैं 7वें चरण के। 4 जून को मतों की गणना होने वाली है और इसके पहले 5 चरण पूरे हो गए और 5वां चरण कल 20 मई को हुआ है। यह चरण थोड़ा छोटा था। सीटों के मान से महज 49 सीटें ही थीं जिन पर वोट डाले गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ा अहम महत्वपूर्ण दौर था। और ये जो दौर था पांचवा, इसमें 41 सीटें एनडीए के पास थी, 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई थी 2019 में। खबरें जो निकलकर छनकर बाहर आई हैं, इस बार भी 5वां चरण ये माना जा रहा है कि बहुत धीरे से जोर का झटका जनता वोटर बीजेपी एनडीए को दे रही है। और बीजेपी एनडीए तो अभी वही राग अलाप रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा है। और जैसा पहले था कि अमित शाह ने कहा कि हम 4 चरणों में 272 का जो करिश्माई आंकड़ा छू चुके हैं, और आज दावा यह हो रहा है कि अब हम 300 पार कर गए। बचे 2 चरणों में जो बची हुई 115 सीटें हैं, उनके बाद वो 400 पार निकलने का भी दावा कर रहे हैं, यानी किसी को कुछ मिल नहीं पाएगा। जो अभी 300 पार और उसके बाद 400 पार, तो देखिए जो कुछ होगा वो सब 4 जून को देश के सामने आने वाला है। लेकिन यह बहुत स्पष्ट होता चला जा रहा है कि चरण दर चरण, पहले चरण में जो शुरुआत हुई थी उस चरण से लेकर चौथा चरण कुछ थोड़ा ठीक ठाक सा माना गया था। हम विश्लेषक या जो सुधी वोटर वर्ग भी है, जनता है, कुछ थोड़ा सा उसे महसूस हुआ कि हल्का फुल्का कहीं एज बीजेपी एनडीए को मिल सकता है। वो भी अभी जो मूड ऑफ द नेशन है, जनता तो बहुत भरी हुई बैठी है। जब निकली है तो वो साफ अपनी एक फायरिंग मोड में होती है, मूड में होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खांटी वोटर हैं, उनके समर्थक रहे, वो भी लगातार ये कहते रहे कि इस बार तो हद कर दी गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके दल द्वारा, और हो भी ऐसा ही रहा है। अब आज भी यही हुआ कि आज अरविंद केजरीवाल जो 5वें चरण में उनके यहाँ होना, छठे चरण में जो दिल्ली में वोट पड़ना है 7 सीटों पर, उनको कहना पड़ा कि अब पाकिस्तान फिर निकल कर आया है कि यदि केजरीवाल के दल को वोट दिया, आप पार्टी को वोट दिया, तो वो पाकिस्तान को जाने वाला है। तो वो जो राग है, वो राग दरबारी कह लीजिए, राग जो बार बार है, बज रहा है, चल रहा है। तो आज हम ये इसी सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। खास पैनल में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे साहब हैं, हमारे साथ हैं प्रदीप श्रीवास्तव साहब हैं, और राजनीतिक विश्लेषक अरुण शर्मा जी और बिलाल सुजवारी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ये नियमित चर्चा, 6 बजे की जो चर्चा होती है हर दिन। और मैं फिर कहूंगा, अपने जो दर्शक वर्ग है, दर्शक गण है, उन्हें याद दिलाऊंगा कि ये पूरा का पूरा जो पैनल है, इसमें शामिल ये जो सारे महानुभव हैं, इनसे आप परिचित हैं। बेबाक शानदार बोलते हैं, उनके जो विश्लेषण है सराहे जाते हैं, तल्ख भी होते हैं और खुला बोलते हैं, साफ बोलते हैं, ना किसी के प्रति अनुराग है, ना किसी से द्वेष है, साफ साफ है। मैं शुरुआत आज करूंगा अरुण कुमार शर्मा साहब से करूंगा। अरुण सर, 5 चरण हो गए हैं। कल का 49 सीटों का जो चरण था, उसे लेकर जैसा हर चरण के बाद निकल कर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से दावे हो रहे हैं, वो दावे जो कर रहे हैं उसकी स्थिति जो मैदानी है वो ठीक उलट सी नजर आती है। हालांकि वोटर के मन में क्या है, इसकी था लेना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। दूध का दूध, पानी का पानी तो 4 जून को होगा, लेकिन फिर भी हवा का रुख हम लोग बहुत लंबे लंबे अरसे से, सभी लोग हैं जितने हमारे साथ पैनल में मौजूद महानुभवगण हैं, वो जानते हैं कि बता देती है हवा की बह किस ओर रही है। तो शुरुआत आप ही से करूंगा। कल का जो चरण रहा है, 5वां चरण रहा है, क्या आप देख रहे हैं? और ये जो दावे हो रहे हैं, क्या उस पर आप कहिएगा अरुण सर। जी, जहां तक कल के चरण की बात है, तो जो डाउट थे, जो संशय था, वो कल क्लियर हो चुका है। उसमें कहीं अब दो राय रह नहीं गई
आप देखें कि चुनाव का जो प्रतिशत आया उसमें बिहार का और यूपी का प्रतिशत काफी कम आया है, तो संदेश बिल्कुल साफ है। और आपको इसके पक्ष में मैं एक दो चीजें और बता देता हूं। जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय, उनको जी उन्होंने पनिश भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने 24 या 48 घंटे के लिए उनको चुनाव प्रचार से रोक दिया है। अभी कल ही शायद बयान आया फिर से शाह साहब का कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। सर जब आपका है तो आप कहां से ले लें? फिर तो आपका ही है ना। फिर आप वहां से सीमा से अपनी सेना हटा लो, उसको इंक्लूड कर लो, क्योंकि आप पहले 85 करोड़ लोगों को पहले ही राशन दे रहे हो और आपके पास सरप्लस राशन पड़ा हुआ है, तो आप देना चाहते हैं, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात है। और जो मोदी जी के बयान आ रहे हैं आज की डेट में, वो हताशा और निराशा वाले हैं, जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जो उनकी खींच खास तौर से उन दो लड़कों के बारे में वो कहते हैं और बड़ा बड़ा बेबाकी से कहते हैं और बड़ी लापरवाही से कहते हैं। और मतलब जो सामने वाला विपक्ष पार्टी होती है उसको जो ग्रेसफुली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है, वो भी नहीं दे रहे। उसका हालांकि अखिलेश ने जवाब भी दिया है कि दो लड़के जो हैं वो उन्होंने उसका अपने ढंग से जवाब दिया है। तो मेरा मानना ये है कि ये सारी हताशा निराशा, ये बात ठीक है कि मोदी साहब की और शाह साहब की हेकड़ी इस 5वें चरण के चुनाव ने विशेष तौर पर बिहार और यूपी ने निकाल दी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और विपक्ष की दहलीज पर बीजेपी भी खड़ा है। कैसे? आप देखें, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति जब कहता है तो उस जो ग्राउंड है, उस पे जो टर्फ है, उसके ऊपर मोदी जी आ जाते हैं खेलने के लिए। और राहुल जी साफ कहते हैं कि आपने जो कहलवाना है मुझे बता दे, मैं मोदी जी के मुंह से कहलवा दूंगा। और एक विशेष रूप से जो उन्होंने खटाखट फटाफट का जो शब्द जो रिपीट किया, उसको एंडोर्स भी किया अखिलेश ने। तो मेरा मानना यह है कि जो बात उन्होंने कही है मोदी जी ने, वो बेहद बचपने वाली बात है। उसमें कहीं कोई गंभीरता, कोई पद की गरिमा ये नजर नहीं आती। ये है क्यों? इसके पीछे जो बिहाइंड द कर्टन सीन है वो है 5वें चरण का चुनाव, जिसमें कोई शंका, कोई शुभा, कोई संशय रह नहीं गया। तो मेरा मानना यह है कि जो चाणक्य है, जो आप कहते भी हैं, मैं उनको चाणक्य मानता नहीं हूं, क्योंकि वो शब्द हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, हम नहीं जी जी कहते ना, जी, हम मानते। नहीं नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का भी मैं नहीं मानता। मैं इसको, इस बात को ज्यादा मानता हूं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसको जो किरदार दिया है वो उस किरदार को निभा ले तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। हम किसी के तरफ किसी की नकल करके किसी के जैसा नहीं बन सकते। अगर मैं किसी की भाषा शैली अपना लूंगा तो मैं टाइप्ड कहलाऊंगा, मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ जाएगा। और अगर जो मेरी ओरिजिनलिटी है, अगर मैं उसमें ही रहता हूं, तो मुझे लगता है कि वो मेरी पर्सनैलिटी को एंडोर्स करेगी चीज, मेरी बातें ही मेरे को एंडोर्स करेगी। तो मोदी जी जब उनके उस पर आ गए हैं पिच पर खेलने के लिए, तो उन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त करने के बाद उनको एंडोर्स किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि खटाखट फटाफट 1 लाख रुपया मिलेगा महिलाओं को और बेरोजगार युवकों को जो अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं। मतलब आप उनको ही कंफर्म कर रहे हैं ये बात कहकर। और ये बात कहकर भी आप कर रहे हैं कि आपने अडानी अंबानी का जब 5 साल 10 साल नाम ही नहीं लिया और फिर आपने नाम दिया। और महिलाओं के विषय में आप देख लें, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या कोई और हो, उनकी हताशा निराशा आपको साफ झलकती हुई नजर आएगी। और ये कह देना नड्डा साहब ने जो कहा कि हमें आरएसएस का साथ नहीं चाहिए, ये भी, मैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसको हम कह देते हैं, कि ये भी अति निराशावादी ये जो वक्तव्य है, यही दर्शाता है कि इनकी जो लुटिया है वो डूब चुकी है। अब ये वापस उभरना या फिर से जो आना, ये कल डिस्कशन एक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हुआ जिसमें सीएसबीएस के संजय सिंह ने माना है कि 272 सीट के लिए आज बीजेपी स्ट्रगल कर रही है और हो सकता है कि 10, 20, 25 सीट उनकी कम रह जाएं। तो मेरा मानना यह है कि 5वें
चरण ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है। छठे चरण में आपको इंडिया गठबंधन 272 से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो कहां जाकर रुकेगा उसके विषय में अभी बात नहीं कह सकते, क्योंकि 115 चुनाव क्षेत्र अभी बाकी हैं। वहां पर मोदी विरोधी लहर और प्रबल होने वाली है। गर्मी जैसे बढ़ रही है, आज पेपर में आया है कि दिल्ली सबसे हॉटेस्ट एरिया है। तो यहां इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अंदर अंदर जो वोटर है, खास तौर से जो एक खास उससे आता है धर्म से, वो बहुत साइलेंट है और संदेश बहुत कड़ा दे दिया है, ऐसे मेरे मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि संदेश दे दिया गया है जनता की ओर से। जो दृश्य है, जो गर्मी है, सारे हाल हैं, और तमाम प्रयासों के बावजूद बहुत कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वोटर निकले, लेकिन वोटर निकलता नजर नहीं है। और उसमें बहुत सारे काम है। देखिए, गर्मियों चुनाव तो होते ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव गर्मी और ऐसी कुछ गर्मी रही, इसके आसपास गर्मी रही है, लेकिन जो एक निराशा है कहीं, और ये निराशा बहुत हद तक दिखती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसे जो चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं निराश, हताश, नाराज से प्रकट होते हैं। वो जून 4 को नतीजा आएगा, भले ही वोट कम पड़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कुछ जगहों पर अलग अलग जो स्थितियां आ रही हैं, दिखेगा साफ तौर पे 4 जून को। लेकिन एक ओवरऑल जो दृश्य है अब तक का, वो दर्शाता है। और लोगों के कमेंट्स भी बार बार आए हैं कि मोदी जी को हो क्या गया है। हमने देखा है कि बहुत उनके चाहने वाले उन्हें वोट देते हैं, वो भी कहने लगे हैं, तो है कहीं ना कहीं। बिलाल सर, मैं आपके पास आता हूं। ये जो अगले 2 चरण हैं, छठा और सातवां, अभी बात अरुण जी ने कही 5 चरणों की बात बहुत सारी बताई है। मैं आगे भी हमारे जो साथी गण और हैं, पैनलिस्ट हैं, उनसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो आने वाले चरण इसलिए ज्यादा उनके लिए कुछ चुनौती भरे होंगे कि चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली में एक अलग हवा बह रही है इस वक्त। आप पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, हरियाणा में तो घुसने नहीं दिए गए, हम पहले भी करते रहे। तो ये 2 चरण में 400 पार तक की बात और आज 300 की बात, कैसा आप इसको देखते हैं? क्या देखिएगा, लगता है आपको कि कहीं कोई ऐसे दृश्य बन रहे हैं, दिख रहे हैं? बिलाल सर। देखिए संजीव जी, चरण तो कोई भी हो, राजनीतिक पार्टियों में चुनाव में चरण सारे महत्वपूर्ण, और हर चरण के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर चरण के लिए अलग प्लानिंग होती है, हर चरण के लिए अपना एक अलग मैनेजमेंट है। लेकिन जिस तरह से हमने 5 चरणों के चुनाव देखे, उसके आधार पर जो हम ये महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष के जो नेताओं की जो एक बॉडी लैंग्वेज है, या ये कह सकते हैं उनमें जो विश्वास है, और या ये कह सकते हैं उनके विश्वास में जो वृद्धि हुई है, वो ये बताता है कि विपक्ष जिस परिपाटी के साथ इस चुनाव मैदान में है, जिस रणनीति के साथ इस चुनाव मैदान में है, जिस तरह का सेंटिमेंट वो अपेक्षित करता है जनता से, और जिस तरह से जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके चेहरे पे खुशी है। वही जो क्लेमर है 400 पार के, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी भाषा या उनकी चुनावी रणनीति क्यों इतना क्लिक नहीं कर पा रही है, या जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो उस भाषा के पीछे, उसके पीछे उनका क्या तर्क है, क्या सेंटिमेंट काम कर रहा है ध्रुवीकरण कराने के लिए, या फिर उन्हें इस चीज का एहसास है कि हमारे हाथ से रेत फिसल रही है। जिस मुट्ठी में वो दबाए बैठे थे, उनको महसूस हो रहा है कि हाँ, रेत दरक रही है, फिसल रही है। तो एक तो ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है कि विपक्ष के नेताओं में जो एक ऊर्जा देखी जा रही है, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जा रहा है, और सत्ता पक्ष के लोगों का जो भाव है, दिन पर दिन भाषा का बिगड़ना, जबान का बिगड़ना, और उनके हर वो पैतरे जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं हर चरण के अंदर, उसका कोई इफेक्ट नजर ना आना। एक तो ये बहुत इससे साफ हो जाता है कि जो विपक्ष है वो किस तीव्रता से अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा यह है कि एक चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में ये एक नैरेटिव था कि साहब
अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? तो अब जिस तरह से जनता ने रिस्पॉन्ड किया है वो बता रहा है कि हाँ, मोदी अगर नहीं है तो फिर हमारे पास विपक्ष का ऑप्शन है, और जिसमें दो यंग लीडर्स मौजूद हैं और पूरा इंडिया गठबंधन के जो छत्रप हैं वो भी मौजूद है। हमारे पास वो ऑप्शन आज खुला हुआ है। तो उस विकल्प को भी जनता ने खास तौर से उस धराशायी कर दिया है कि साहब सिर्फ अगर मोदी नहीं तो किसी और को वोट नहीं देंगे। वो अब नैरेटिव हमें काम करता नजर नहीं आता। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र में यह अपेक्षा की जाती है सरकारों से कि वो नीतिगत कार्यक्रम चलाएं और जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के कार्यक्रमों से जुड़े हुए ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे उनके जीवन के अंदर परिवर्तन हो। एक 10 साल किसी भी सरकार को दिए जाना एक बड़ा टाइम होता है, और 10 साल के बाद जनता अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। वो खुद अपने आप से सवाल करती है, और अगर आप उसे परिवर्तन आता हुआ नहीं नजर आता तो फिर वो ये सवाल फिर वो सरकार से करने लगती कि साहब हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यहीं से वो एंटी इनकम्पेंसी का भाव शुरू होता है, यहीं से वो नाराजगी का भाव शुरू होता है, यहीं से वो उबासी का भाव शुरू होता है, और यहीं से उस सेंटिमेंट के अंदर शैटरनेस आती है। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि चुनाव काफी लंबा खींचा जा रहा है। जिस स्ट्रैटेजी के साथ सत्ता पक्ष ने इस चुनाव को एक लंबी अवधि के माध्यम से लड़ने की कोशिश की, उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को, कमजोर विपक्ष को भी अपने आप को ऊर्जान्वित करने का मौका दे दिया, और उसने अपने कोऑर्डिनेशन के साथ, चरणबद्ध नीति के साथ अपने आप को संयोजित किया है, अपने आप को संगठित किया है, अपने नारों में बदलाव लाया है, एक काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की है, और ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो निरंतर उनके यहां बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि बीच बीच में 19-20 चुनाव है, प्रैक्टिकलिटी सब जगह जुड़ी हुई है, ये अपवाद सबके साथ चलते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष। पांचवी बात यह है कि अब चुनाव उस दहलीज पर आके पहुंच गया है जहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि अब आकलन ये भी लगाया जाने लगा कि अब विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसको इंटरनल सर्वे उसके पास ये मौजूद है कि हम किस जगह खड़े हैं, हम किस जमीन पर आके खड़े हुए हैं, हमने कितनी 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 दूरी तय कर ली है। तो ये सब उनके पास आकलन है, और इस आकलन के आधार पर वो जो भी रणनीति में परिवर्तन हो सकता है उसको करने के लिए बाध्य हैं। साथ ही साथ वो इस चीज को महसूस कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है ये उस हद तक इस समय इस चुनाव प्रभावी नहीं हो रही है जितना एक परसेप्शन बनाया गया था। तो इसको वो कैश करने के रणनीति पर पूरी तरह काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि बैकडोर चैनल से ये भी बात हो रही हो। अगर उनको ये लगता है कि हाँ, विपक्ष अब उस स्तर पर आके पहुंच गया है कि अब हमें बैकडोर चैनल से क्षेत्रीय दलों को, दूसरे पार्टी के क्षेत्रीय दलों को भी कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत पड़ी, तो बैकडोर चैनल से वो भी खोल दिए गए होंगे। बिल्कुल। तो ये सारा सिनेरियो है। अब आने वाले समय में जो एक्सपर्ट्स, खास तौर से मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, जो एक्सपर्ट्स एक हद तक भारतीय जनता पार्टी के भाव को एक मजबूत मान के चल रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के सेंटिमेंट को मजबूत मान के चल रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी को मजबूत मान के चल रहे थे, उनका टोन डाउन हुआ है। उन्होंने भी एक वातावरण से ये सुध पा ली है कि हाँ, अब परिवर्तन है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर है। चुनाव में विपक्ष पूरी तरह मजबूती से लड़ रहा है, और नतीजे किसी स्तर पे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि सत्ता पक्ष एक तरफा गोल कर देगा, ये कहीं से भी अब संभव नजर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी संभव नहीं आ रहा है कि एक तरफा वो गोल कर देगा या वो पा जाएगा। मैं सुशील सर आपके पास मास्टर स्ट्रोक के लिए आखिरी आऊंगा, पहले मैं प्रदीप सर के पास जाता हूं। जो अभी बिलाल जी ने कहा, बिलाल जी ने जो बात कही
कि ये जो है, एक तो हर तरफ फेल होने की तो इस बार बार आ रही कि उनके जो भी तीर हैं वो तरकश से निकलते हैं और वो भोतरे हो जाते हैं या उनको भोतरा कर दिया जाता है और उल्टे हो रहे हैं तीर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो अभी बिलाल जी ने बात कही कि जो आ रहा है वो अपने जाल में खुद फंस से गए हैं। तो इन सब परिस्थितियों में, इन सब परिप्रेक्ष्य में प्रदीप सर, आपको क्या लगता है कि कहाँ गाड़ी आके खड़ी हो रही है? अब तक जो 5 चरण हो गए हैं कि यहाँ आके गाड़ी रुकी हुई है। वो भले ही कुछ भी कहें, दावे जो दिखलाई, जमीनी हकीकत दिखला रही कि देखिए वो वहां खड़ी है, वो भले ही कहते कि स्टेशन फलाना हमने पार कर लिया, पहुंच गए। क्या आपकी टिप्पणी प्रदीप सर? संजू जी, मेरा थोड़ा सा डिफरेंस मत है। जी मेरा मानना है जो आप आज देख रहे हैं वो चरण फर्स्ट चरण से था, जी सामने अब आ रहा है, जी हाँ, के चरण के बाद सामने आ रहा है। मोदी नहीं बदले हैं, मोदी जी उनकी स्ट्रेटजी, उनका कोई नैरेटिव नहीं बदला है, इंडिया में कोई बदलाव नहीं आया है। वो जैसे इंटैक्ट शुरू में था अभी भी उसी से इंटैक्ट है। चीजें जो हमसे छिपी थी या नहीं हमको, प्रदीप सर माफी, सफलता मिलती जा रही थी, उनको दिख रहा था। वो जो इंडिया अलायंस ने कोशिश की थी, ये तो खारिज कर रहे थे, इनका काम था खारिज करना। लेकिन जो उसने नहीं गाड़ी लेकिन को लेकिन दौड़ाया लेकिन है, नहीं नहीं लेकिन संजीव जी, जिस गति से सर वो गाड़ी दौड़ी है और वो दौड़ते हुए कहीं इनको पार करती दिखती है, कि लगता है ना जब रेस होती है तो पीछे हो गए हम, रेस में पीछे होते हैं तो आपका भय बढ़ता जाता है, वो तो अब नजर आने लगा। और अभी उसको दिख रहा है इंडिया अलायंस को कि हम बहुत निकट हैं, जीत के मैं निकट वही पहुंच रहे हैं, ऐसा वो हाँ, पा रही मैं है, उसी मान रही है। तो उसने रेस को और अपनी रेस की जो गति है उसको बढ़ा दी, ऐसा मैं सोच या देख मैं रहा हूँ उसी आपकी। पे मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी 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 हमें आपको जो अब दिखाई दे रहा है वो हम नहीं देख रहे थे, इसलिए कि हमें दिखाई नहीं जा रहा था। मीडिया जो है चारों तरफ, और हमारे अंदर ये भय था कि मोदी, ये गोदी अभी मीडिया नहीं नया देखा था, माफ कीजिएगा, हम लोग देख रहे थे, हम लोग तो पहले दिन से हम कर रहे हैं, गोदी अच्छा सर, मीडिया से नहीं। संजीव जी, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। प्लीज 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 प्लीज। मैं हो सकता है गलत देख रहा हूँ, नहीं आप लेकिन नहीं दीजिए। आप लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पहले दिन से कह रहा था ये बात कि जी जो फैक्टर पहले चरण में काम करेगा, जो दूसरे चरण में काम करेगा, जो गाजियाबाद में काम करेगा, वही गोरखपुर में काम करेगा। इसलिए ये कहना कि 20 सीट ले जा रहे हैं, किस आधार पर आप कह रहे हैं? जैसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे 20, तो मैं यही कहता था भाई आप किस आधार पर कह रहे हैं 20? नैरेटिव पे कह रहे हैं, मोदी वर्सेस राहुल की छवि में, अखिलेश की छवि पे कह रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग पे कह रहे हैं, किस फैक्टर पे कह रहे हैं? और देखिए कि सब संजीव जी, जो हो रहा है, जो संसार में होता रहा, जो नियम है सांसारिक किया, जो वो नहीं उसी संसार होगा। ताश का महल ज्यादा दिन नहीं टिकता है, गिरता है तो इसी तरह जो आप देख रहे हैं 5 चरण में बहरा के गिर रहा है, वो गिर रहा है। इसके बावजूद भी हम इसलिए मान रहे हैं कि हमको सी पे शक है, हमको जो हो रहा है उस पर कई बार हो, जैसे कल 7 बार बटन दबाया गया, 7 जगह वोट दिया गया, उसको लेके हर हिंदुस्तानी, हर दूसरे हिंदुस्तानी पे ये है कि कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो। अब ये थ्योरी आ रही है कि 10,000 तक तो आप कर सकते हैं सर, लेकिन 10,000 से ज्यादा मार्जिन, ये लोग कह रहे हैं लोग कि 10,000 से ज्यादा मार्जिन रहेगा तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते संजीव जी। और आपने एक किस्सा और मैं बता दूं, मैं ताज का महल कर रहा हूँ, किस्सा और बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं कि जो भागने वाली बात है या इनके जो पीछे हटने वाली बात है, कैसे हो रही है, इसके लिए फैक्टर कौन जिम्मेदार है? मेन जो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, अभी बस हम लोग महसूस कर रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आपने शुरुआत में की कि हर चरण में लग रहा है कि स्थिति जो है बीजेपी की कमजोर हो रही है, इनकी मजबूत होती जा रही है। हाँ, ये भी है कि जो 5 था वो 5+ हो गया, वो 6+ हो रहा है। उसका रीजन कौन है? फैक्टर तो नहीं बदले, महंगाई वगैरह सारी चीजें एक है। राम मंदिर तो बल्कि और बढ़ गया साहब, ये प्रधानमंत्री बयान दे रहा है कि बुलडोजर चलवा देंगे, आएंगे तो राम मंदिर पे तो मंगलसूत्र वगैरह वगैरह। एक कहानी थी हम लोग की भस्मासुर की, सर, जिसको कोई नहीं मार सकता था, वो अपने से मार सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, वही काम कर रहे हैं जो भस्मासुर ने किया। चरण प्रथम से लेके आज तक का बयान का आप अगर एनालिसिस कर लें, और ये एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक सिंपल जर्नलिस्ट की तरह, कि उनके क्या इम्प्लीकेशंस उनके पक्ष में होते हैं कि नहीं हो। अगर आप कहते कि एक भी बयान से उनका वोट पोलराइज हो रहा है या उनके इलेक्शन को बूस्ट किया है, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो बहुत ही ब्रेन लगा के कर रहे हैं। वो ऐसे मंगलसूत्र, उसका उल्टा असर पड़ा। और ये जो राम बार बार ये अच्छा, उनका जो जिसपे वो CAA और 370 और ये सब तो गायब हो गया।
क्यों गायब हो गया? तो बल्कि उसी को दोहराते तो बयान में एक वो तो मैच्योरिटी तो रहती। अब तो ऐसे मतलब कहना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के सड़क छाप बयान दे रहे हैं वो। मैं हिंदुस्तान में 35 साल हो गए हमको रिपोर्टिंग, हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे। हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा हूं जिसको हर आदमी, प्रियंका, हर पॉलिटिकल नेता विपक्ष का एक चीज कह रहा है, बाकी छोड़िए ये राफेल और रानी और ये सब झूठ बोलते हैं। और ये वहां से लेके नीचे तक पहुंच गया है, गांव तक पहुंच गया है। आप कई सोशल मीडिया में जो इंटरव्यू देखते होंगे उसमें देखते हो कि लोग कह रहे हैं ये तो झूठ बोलते हैं। किसी प्रधानमंत्री को, मतलब उतने बड़े पोस्ट के पर बैठे आदमी को, तो आप एक बार चाय पीने वाली बात झूठ बोल दी है, एक बार घड़ियाल मार के खाने वाली झूठ बोल दी है, तो अभी तो कितना जी। वही चल रहा, वही चेंज चल रहा है कि वो चीजें जो है वो एक्युमुलेट हो रही हैं। और जो जनते को, जिस जनता को इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था, वो हम लोग की तरह, क्योंकि हम लोग का पेशा इसलिए इन्वॉल्व है, वो एक साधारण आम मतदाता भी महसूस करने वाला, यार ये तो झूठ बोलता है। तो प्रधानमंत्री अपने, अच्छा अमित शाह, ये दोनों मिलके ये जो बयान दिए हैं पिछले 5 चरण में, मुझे लगता है इसने भी बहुत डैमेज किया है। हम नैरेटिव की बात छोड़ देते हैं, इशू क्या है क्या नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग सब छोड़ देते हैं। आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि हर बयान पे लोग हंसी उड़ा रहे हैं, और उस बयान का हम एज ए सिंपल जर्नलिस्ट, एज ए सिंपल पॉलिटिकल मतलब स्टूडेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों कहा, इससे क्या फायदा होगा। मुझे नहीं पल्ले पड़ा, मुझे लगता है सुशील जी को भी नहीं पल्ले पड़ा होगा, आपको भी नहीं पल्ले होगा, बिलाल साहब को भी नहीं पल्ले पड़ा होगा, तो आम जनता को भी नहीं पल्ले पड़ा। अचानक कह देना साहब ये आ गए तो ये बुलडोजर चला देंगे राम मंदिर पे, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? ये आ गए तो पाकिस्तान को, इनको वोट दीजिएगा, राहुल गांधी को, केजरीवाल को, तो पाकिस्तान को वोट जाएगा, पाकिस्तान में लोग खुशी मनाएंगे। अरे भाई इंडिया का डिवीजन, अरे पाकिस्तान का डिवीजन किसने किया था? 65 का वार कौन लड़ा था? आप तो कारगिल में हार गए थे। क्लिंटन आके सेंट्रल हॉल में बोल गया था कि हमने चीज फायर करा, आई वाज देयर। वो स्टोरी आप तो, गडरिया ने नहीं देखा होता तो फौज यहां तक आ गई थी, बहुत अंदर तक आ गई थी अगर गडरिया नहीं देखा होता तो। किस आप इशू ही नहीं लेना, जहां आप कमजोर हो इशू ना ले, लेकिन आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाएगा, आप झूठ बोल रहे हैं बुलडोजर, ये झूठी कहलाएगा, बुलडोजर चलाएगा, तो वो आप अपना इमेज, व्यक्तित्व, सोबर्टी आप खुद खत्म कर रहे हैं। होता ना आप ज्यादा, तो मैं वही मान रहा हूं कि ये जो ताज का महल खड़ा किया गया था, गौरव भारत, भारत महान, ये वो, और आप नीचे से खत्म करते जा रहे थे, नीचे से भरा के गिरना है, भस्मासुर की तरह आप बोलते चले जा रहे। देखिए अब जो चरण में होगा संजीव जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, पूर्वांचल का है। पूर्वांचल में सपा बसपा जो वोट समीकरण है, आप भी जानते हो, उस हिसाब से सपा बसपा वहां शुरू से मजबूत रही है। बसपा के वोट बिखर गए हैं 5 चरण में, ये पता चल गया बसपा एक तरह से बिखर गया, खत्म हो गया। फायदा किसको मिलेगा? मुझे तो अंधी आंख से दिखाई दे रहा फायदा जो है इंडिया ब्लॉक का इस चरण में जो है। दिल्ली में क्या होगा नहीं होगा वो आप अलग बात है, लेकिन यूपी में पूर्वांचल में जो है इंडिया को फायदा एकदम, मतलब मैं बिना चुनाव हुए बता रहा हूँ तो जबरदस्त फायदा होगा। जो यहाँ हुआ उससे ज्यादा होगा। गोरखपुर, बलिया की सीट जो इनके पास 2-3 टर्म से थी, वहां सनातन पांडे बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं। गाजीपुर की सीट तो शुरू से मान ली गई थी कि इनके हाथ से गई। आजमगढ़ गढ़ है सपा का, एक गोरखपुर उसके आसपास केवल, बाकी चंदौली उंदौली में, इलाहाबाद में संघर्ष हो रहा है। अरे मैं तो सुना अयोध्या में संघर्ष हो रहा है, हालांकि मुझे हमारा मानना है कि मैं सुशील जी को मैं मास्टर उनका जो चाहिए था मैं वही चाहूंगा। उत्तर प्रदेश मुझे इसलिए आप समाप्त करिए, मैं सुशील सर से सुनना चाहूंगा, सुशील सर से उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत बेहतर। देखिए अगर सच पूछिए, अगर कुछ खेल नहीं और चौंकाने वाले रिजल्ट नहीं हुए, जिसको मैं बार बार, चौंकाने वाला वही रिजल्ट होगा अगर एनडीए 272 पा जाएगी। अगर चौंकाने वाले रिजल्ट नहीं हुए तो बीजेपी 5th चरण तक लूज कर चुकी है। और मुझे नहीं लगता है कि इनको 10, 20, 30 की जरूरत पड़ेगी। अब एक जो मुझे जो दिखाई दिया 5 चरण में, जो आप कहें दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया,
वो गुस्सा, वो दबा हुआ जो है, वो एक दिन में नहीं बना है, बिल्कुल चुनाव में नहीं बना है। जी 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 वो लोग भरे हुए थे, वो हम पहचान नहीं पा रहे थे। हम लोग पहचान तो रहे थे, लेकिन हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह है। पहचान रहे थे कि लोगों में रिसेसमेंट हो रहा है, लोगों में वो हो रहा है, लेकिन इस तरह से है। और मैं तो ये नहीं समझता था, राम मंदिर के जिस दिन स्थापना हुई उस दिन तो मैं देखा था पूरा देश राममय हो गया था। तो उस समय हम लोग ही कैलकुलेट करते इसके बीजेपी को फायदा होगा कि नहीं। गायब हो गया 10 दिन के अंदर। जी जी। तो इसलिए गायब हो गया कि लोग अब रियल इश्यू पे आ गए और इनसे भड़के हुए। इसलिए मुझे लगता है कि आप मैं दोबारा भी लौटूंगा, आप सम अप करिएगा तो मैं दोबारा लौटूंगा। जी आप करिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सुशील सर, मैं आपके पास आता हूं, उसके पहले जो बात कर रहे थे प्रदीप सर, पाकिस्तान वाली बात तो बहुत क्लियर है प्रदीप सर, और हम सब जानते हैं, देश जानता है, और जो हम कम से कम विश्लेषक पत्रकारगण तो जानते ही जानते हैं कि पाकिस्तान को यदि कोई सूट करता है तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उनके अनुषांगिक संगठन वो जीवित है। तो पाकिस्तान में जो राजनीति इस नाम पे करती है उनकी राजनीति जीवित है। कांग्रेस आ गई तो राजनीति कैसे चलेगी ये देश देखता जाता है। मैं लौटता हूँ आपका सुशील सर, जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, 14 सीटें कल थी, पहले हम देख ही चुके हैं। और जो मैं कल कर रहा था, कल आपसे सौभाग्य शायद प्राप्त नहीं हो पाया था मेरा, आप कल पैनल में हम लोग के यहाँ शायद चर्चा के लिए नहीं जुड़ पाए थे। कई जगहों से आया कि 14 में से 13 सीटें फंस गई हैं, एक आध सीट पे बात हुई। एक चीज, दूसरी चीज जो अभी बात कर रहे थे प्रदीप सर की, अयोध्या और फैजाबाद, उस सीट पर जो जहां राममय की बात हुई थी वहां मुश्किलात है। और इसके बाद जो, और फिर देखिए आत्मविश्वास तो डिगा हुआ है, सब चीजें हैं, और आपको कहना है सेनापति अब छोड़ तो सकता नहीं मैदान, उसको बार बार वो जो जिंदाबाद जिंदाबाद या नारे तो लगाना ही कि आक्रमण आक्रमण, लेकिन वो आक्रमण जैसे हालात तो कहीं दिख नहीं पा रहे हैं। लग रहा है कि अब आप खदेड़े जा रहे हो। आपकी टिप्पणी सुशील सर। संजीव भैया, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए, ये कल मैंने, आप आश्चर्य माने कि मैंने राम को वोट दिया है, राम के नाम पे, लेकिन कौन से राम पे? जय श्री राम वाले राम पे नहीं मैं दिया मैंने अयोध्या वाले जो चंपत राय वाला राम है उस मंदिर पे वोट नहीं दिया है। मैंने जो मेरे गांव के, मैं गांव की पैदाइश में, मेरे गांव के चच्चा राम, जय सिया राम भैया, चच्चा सब ठीक है भैया, चच्चा राम, मैंने उस पे वोट दिया है। ठीक है, लोकतंत्र संविधान सब, इसी अदा के तो दीवाने हैं सर, यही तो अदा पे हम फिदा हैं। तो मैंने जय श्री राम पे वोट नहीं दिया, मैं जय श्री राम के नाम पे चिढ़ता हूँ जी। हमसे लोग कहते चिढ़ाते हैं जय श्री राम दुबे जी, हम कहते राम राम भैया, खत्म बात हो गई, जाइए आपके रास्ते जाइए। और जो दो इतिहास के जो कथानक हैं, मैं उन पर श्रद्धा करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दो कथानक इतिहास के, एक पूज्य लंकेश रावण लंकापति और दूसरे चाणक्य, मैं और भी हैं, लेकिन मैं इन दो पर विशेष श्रद्धा रखता हूँ सर। अभी लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, तो हम कह रहे हैं आएगा तो लंकेश ही। हम भी लिख रहे हैं कि आएगा तो लंकेश ही। लंकेश मतलब भाई, जब देखिए अगर राम है तो लंकेश भी है, और गांधी है तो गोडसे भी है, तो आएगा तो लंकेश ही। बात सीधी सी बात है। अब आगे लंकेश को भी क्यों माने? लंकेश के प्रति मेरे पास से कितने तर्क हैं, और खैर वो बात की बात है। जो भी क्रांतियां हुई हैं संजीव भैया, जो भी क्रांतियां हुई हैं, वो अंगोछा डाल के, मुरासा बांध के और फटी चप्पल लुंगी वालों ने की है, हमारे ऐसे वाइट कलर लोगों ने नहीं की है। चाहे विभाजित ढांचा गिरा हो, और चाहे अब ये जो भी चल रहा है कि आएगा तो मोदी ही चल रहा है। देश कहां पहुंच गया संजीव भाई सर? देश कहां पहुंच गया 14 में। और ये मैं बता दूं, मैं शुरुआत यहां से करता हूं, ये सारा रायता फैला हुआ कांग्रेस का है। अगर कांग्रेस से दोबारा मनमोहन सिंह को न बना के किसी राजनीतिक व्यक्ति को बना दिया होता तो ये रायता नहीं फैल सर। तो वही बात हुआ, 2G 3G सब होता गया। तो अब क्या हुआ है कि कहां हमारा देश पहुंचा, बात यहां से शुरू हो रही है संजीव भाई सर। हमारे देश में जब प्रधानमंत्री महामानव बने थे तो उन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 14 का इनका डायलॉग है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बाकी और तमाम बातें ये थी, वो लंबे लंबे लेटे थे उस पे जाके वो हाउस में, और उसी के बाद कहते मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो आदमी कह रहा है कि मंगलसूत्र नहीं बिकने दूंगा, भैंस नहीं बिकने दूंगा, दुकान नहीं बिकने दूंगा। वो आदमी उपलब्धि बताता है कि मैंने शौचालय मकान नहीं छीनने दूंगा।
बिकने दूंगा, छिनने दूंगा, वही एक ही, मतलब जो भी है मतलब देखिए, सोच देखिए, महामानव की सोच क्या थी, और उसी में लोग दीवाने हुए थे। अब वो आ गया, फिर यहाँ पर मकान नहीं बोला, बताइए यहाँ, और सोच क्या अब 10 साल बाद आपकी सोच हो रही है कि हम 5 केजी राशन दे रहे थे, हमने टट्टियां बनवाई। अरे ओ माय गॉड, ये टट्टियां और ये जो ये हमारा ये प्रधानमंत्री लेवल पे, ये तो ब्लॉक प्रमुख प्रधान और ये सब इनकी। अब देश का प्रधानमंत्री अगर कैमरा लेके समुद्र के किनारे बोतलें ढूंढेगा खाली, तो कहीं ना कहीं तो ये वो देश है संजीव भाई कि आप पुल पे खड़े जाओ, पुल पे, और थोड़ा सा झाँक दो कि गिर गया गिर गया गिर गया, और गिरा कुछ नहीं होता है। 1000 आदमी अगर 5 मिनट पर ना आ जाए, 1000 आदमी 5 मिनट पर ना आ जाए, तो आप कहिए उन्हें कुछ नहीं किसी को पता है, वो गिर गया, कौन गिर गया कौन नहीं गिर गया, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक, ये वो देश है जहाँ गणेश को 1 मिनटों में देश दूध पिला देता है। जी जी। तो ऐसे ही कुछ हुआ वहां पर आकर। ये हुआ क्या कि पहले तो वो बन गए उसी में भाई, मनमोहन में देखिए, हम 1 लाख से सब्सक्राइबर थे जब संजय भाई के पास 4 PM पे, हम तब से बोल रहे हैं। आज 50 लाख के आसपास भी के पास है, और उसी रंगबाजी दबंगई से बोल रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं, जो आज भी बोल रहे हैं। अब लोग क्या है कि आएगा तो मोदी ही, भाई कैसे आएगा? चाणक्य की बात चली थी, किसी मित्र ने चाणक्य कहा था। कौन सा चाणक्य? वो चाणक्य जो एक विधायक के लिए उत्तर प्रदेश में खीसे निपोरे घूम रहा है। रायबरेली के मनोज पांडे के घर गए, ठीक, घर गए, और फिर वो मंच पे ज्वाइन करवाए। अब चाणक्य, इसका मतलब आपने गद्दार को ज्वाइन कराया है। अखिलेश यादव तो गद्दार कह रहे हैं उसको बार बार, घूम घूम के, विश्वासघाती गद्दार। तो फिर आप क्या किस पात्र के प्रति वो हो? आपके आंखों में आंखें डाल के केसरगंज के प्रभूषण शरण सिंह ने टिकट निकाल लिया। उन्होंने हर बार कहा कि टिकट तो मेरा ही होगा, चीना ठोक के कहा टिकट तो दद्दुआ सिंह का ही होगा। लड़के का हुआ, उनका हुआ तो उन्हीं का, आंख में आंख डाल के निकाल लिया, नहीं निकाल लिया तो काहे के चाणक्य, काहे के 56 इंच, काहे के महामानव? आपने वो आप जौनपुर में, चलिए लोग माफिया, पता नहीं धनंजय माफिया, मैं नहीं मानता माफिया है, कि बाहुबली तो है ही ना। आपने उनका नहीं हुआ तो आपने उनकी पत्नी जी को, ये अच्छी बात है, राजनीति में होता है, लेकिन ये सब बातें बताती हैं कि चाणक्य का लेवल इस लेवल पर नहीं आता था। चाणक्य ने कहा था कि मैं शिक्षक हूं, मैं अपने भरण पोषण लायक राजा प्रजा का राज्य का निर्माण कर सकता हूं, चोटी खोल के चला गया था, ये चाणक्य ने कहा था। चाणक्य एक सभासद को लेकर नहीं घूम रहा था कि ज्वाइन कराना है। अब दूसरी बात क्या हुई, अभी हमारे लाल भाई ने कितने कहा कि बीजेपी, मैं बीजेपी मानता ही नहीं हूं। बीजेपी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी तक थी, ये मोदी वाली बीजेपी है, ये बीजेपी है ही नहीं, ये उस विचारधारा वाली बीजेपी है ही नहीं, ये अडानी अंबानी वाली बीजेपी है। बीजेपी कहना, आप कहिए मोदी वाली बीजेपी। और 10 साल लगता है आपके संबंध, ये 10 साल क्या हुआ? पहला तो स्ट्रोक उसी में हो गया कि वो 2G 3G में, तो देखिए दूसरा जो स्ट्रोक था वो बड़ा भारी था संजीव भाई, इसको समझिएगा। जो भी मेरे पास वक्त होगा आप हमें बोल दीजिएगा, हमारे पास बोलने को घंटा भर है, हम बोल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, वो जो दूसरा टर्म था वो बहुत भारी पड़ जाता अगर इन लोगों ने सैनिक शहीद न कराए होते। बालाकोट, पुलवामा, एयर स्ट्राइक, देश दीवाना हो गया। एयर स्ट्राइक, पहली बार एयर स्ट्राइक देखी थी आपने देश ने? एयर स्ट्राइक तो इंदिरा जी ने तब 1 लाख सैनिक वो करा लिए थे, जमा करा लिए थे, भेड़ के तरीके से घुस गई थी वो इस्लामाबाद तो तक। ये देश पागल है, मानसिक लोग ही है ये लोग, भी लोग मानसिक रोगी है सब। एयर स्ट्राइक में दीवाने हो गए, जैसे वे कंगना रावत हो के दीवाने हो गए। तो और फिर देखिए उसमें क्या हुआ, तब विपक्ष ने गलत कर दिया। विपक्ष ने, देखो राहुल ने 2 बातें गलत की, हारने वाला, क्योंकि लोग परसेप्शन तो मजबूत है ही है, जब ये दूध पिला सकते हैं गणेश को तो कुछ कर सकते हैं। उसने फाड़ा था किसी और हिसाब से, आलू से सोना बना दिया है उन लोगों ने, मानसिक लोगों ने, जबकि वो हम लोग बोलते अब वो चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जब सैनिक वाला मामला हुआ तो देश ने ये नहीं पूछा कि विस्फोट कहां से आया, 100 ग्राम था या 1 टन था, कोई नहीं पूछा देश ने। देश रोने लगा, आंसू भल इमोशनल हो गया कि बहू, हाँ सैनिक मर गए, मार डाला तो, अरे बाप रे। विपक्ष ऐसे लग रहा जैसे राहुल ने मार डाला, विपक्ष ने, अखिलेश और ममता ने मार डाला।
एक दो सवाल जो दिग्विजय सिंह ने कर दिए कि भाई विस्फोट कहाँ से आया, तो देश पीछे लग गए थे। नहीं, कुछ लोग थे कि मारो 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 इस टाइप से मॉब लिंचिंग नहीं इनकी हो पाई लोगों की, ये बच गए लोग। अब क्या हुआ, आज तक देश की हिम्मत नहीं पड़ रही पूछने की, और अब पूछेंगे 4 जून के बाद लोग पूछेंगे जो आया कहां से उस दिन, वो फाटक कैसे खुला था, वहां तक लोग पहुंचे कैसे, और फिर अभी तक कैसे बांट रहा रोते रोते लोगों की जवान नहीं थकी देश की, यहाँ के मानसिक लोगों की। लेकिन बाड्रा को 10 साल से आप छू पाए, अरे उसी को बंद कर देते। सुशील, अगर इस पे लौटिएगा, आप उत्तर प्रदेश पे आइएगा, थोड़ा सा अगर उस पर प्रकाश डालिएगा। मैं ये तो आप कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है कि सब चीज उनकी मुट्ठी खुली हुई है, सब खाक की हो गई, हर चीज देश ने देख ली। अब मैं आ रहा हूँ बड़ा लंबी भूमिका है ये देखिए। एक भारत एक सोच, ये देखिए संजीव भाई, ये पन्ना और ये पन्ना है। एक भारत एक सोच हमारा हर चरण पे हमारा रिकॉर्ड करता है। भारत एक सोच अभी तक हमको 1.5 लाख व्यूज हमें मिल चुके हैं, 10,000 के ऊपर वो आ चुके। कल 8 बजे दिया था, अभी तक आ चुके 1.5 लाख व्यूज। जो मैं 1,000 व्यूज को तरफता था, 1.5 लाख आ चुके। इसमें है लिंक भेजूंगा तो आप देख लीजिएगा। वो क्या है, हमने एक एक सीट पे ये देखिए बाराबंकी से शुरू करा है। बाराबंकी से फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी। और इस पर मोटे तौर पर जीस्ट उसका क्या है, जीस्ट बताइएगा, फिर मैं दोबारा। 11 14 में 11 इंडिया गठबंधन है सर। 11 हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की लोगों की बिलना हलक सूख जाएगा। मैं 11 पे है, 3 तो एनडीए के सीधे सीधे, और 11 में कुछ सीटें ऐसी हैं जो पसीने छोड़ देंगी। जीत जाएंगे आएंगे तो मोदी, अब वो नहीं है, वो चीजें है ही नहीं। जयराम कहीं चली नहीं, वो जय श्री राम कहीं चली नहीं रहा है, और ये देश भी देख रहा है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ है, देश ने संविधान को गले लगा लिया है। मैंने आपको बता दूंगा, मैंने कितनी बार कहा, फिर कह रहा हूं, इस देश 1 to 1 चुनाव में उत्तर प्रदेश में लपोकी पार्टियां एकदम जीरो हो गई हैं। लपोकी पार्टियां एकदम जीरो हो गई, मतलब ओवैसी, पल्लवी पटेल, स्वामी मौर्य, फला मौर्य, ये धमाके मौर्य, और सबसे बड़ा जो है दुर्घटना हो गई है वो हुई है बीएसपी के साथ। रावण भाई एक होते हैं उनके, इन सबके 1 to 1 चुनाव इन लोगों का जो हाल होगा, आप देखिए कितना आंसू देखिएगा, कितने टनों आंसू गिरेंगे। ये हो अच्छा 1 to 1 में क्या हुआ है, अब 1 to 1 में उन लोगों को जो हमें, जैसे हमें अब खड़गे, और लोग कह रहे कौन बनेगा कौन आएगा, अरे खड़गे है नहीं, नेक्स्ट पीएम विल बी मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित, पहली बार दक्षिण का खड़गे, और वो भी 60 साल का जिसका संसदीय जीवन है। मुझे नहीं लगता राहुल हाँ करेंगे, मुझे नहीं लगता राहुल कार्य कर रहे, और वो राहुल ना करेंगे ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भी उनके नाम पर यदि ऐसी परिस्थिति नहीं, उनके नाम पर सहमत होंगे। आप सही कहीं और तो अब स्थिति क्या है, जो अब जैसे अब जब 1 to 1 चुनाव हो जाए, सुनिए भैया, जब 1 to 1 चुनाव, दुनिया का हम ज्ञान हमारे पास, हमें देना ही नहीं, क्योंकि हम प्रदेश का बता भी नहीं, देश का हम बता भी नहीं रहे, हम जानते सब है क्या। यहाँ पर 3 बहुत बड़े वोट है, जो पहले हिंदू के नाम पे, मोदी के नाम पे, चाणक के नाम पे, अब क्या है, दलित संविधान को चिपका लिया उसने, एकदम चिपका लिया है उसने, और खड़गे को उसने दलित नेता मान लिया। देश का चुनाव है, मायावती का उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, सीएम नहीं बनना उनको, तो सीधे चला गया, और शांत चुप बैठा था मॉब लिंचिंग वाला मुसलमान, जिसको मुसलमान योगी जी तो मस्जिद से उतर ही नहीं रहे, और मोदी जी जो पुलवामा से और पाकिस्तान से नीचे उतरी आई नहीं, ये लोग उसी पे हैं। तो वो लोग 90% वोट कर रहे हैं, जिनका वोट अगर चल रहा है। दूसरा, ठाकरों ने तो गदर काट रखा है, राजस्थान और पंजाब शून्य हो गया है, और वही चीज यहाँ गाजियाबाद शुरू हुई थी बीके सिंह से, और यहाँ तक चल आ गई है, कैसरगंज तो यहाँ तक आ गई है। तो ये वोट कौन सा है, अब जिसका जात का वो है वहां पर उतना वोट थोड़ा सा उसका भी टेंट होगा। तो 3 तो दलित, बैकवर्ड, अति बैकवर्ड और मुसलमान, ये बड़ा वोट है, ये ब्राह्मणों से बहुत बड़ा वोट है, और ये वोट अपने आप तभी तो साइलेंट है, वो तभी वोटर साइलेंट है। और एक बात आपको पता है संजीव भाई, आपने नाम सुने होंगे, अजीत भाई हैं हमारे, शर्मा जी, बिलाल भाई,
राज कपूर का नाम सुना? राज कपूर का, जी वो खई का नाम सुना? सुभाष खई का। इनकी जब पिक्चरें आती थी, जवाब तो खैर बड़ी बात थी, दूसरी वो है तो लोग आंखों में बिल्कुल कि अरे ये पिक्चर क्या बना दिया, क्या इनको कहा जाता था शोमैन। जी जी हुआ क्या, एक चाय वाले को, एक महामानव को किसी ने कान में बता दिया कि आपको तो जनता हमारी वो गणेश को दूध पिलाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शोमैन बनिए, आप देश के महामानव शोमैन बनिए। क्या राजीव, क्या नेहरू जी से लेकर और आदरणीय अटल जी तक क्या प्रदेश के दौरों पर नहीं जाते थे? पूर्वांचल से लेके और उड़ीसा से लेके और त्रिपुरा से लेके और आसाम से लेके और बंगाल से, गुजरात से लेके उत्तर नहीं आते थे। लेकिन वो लोग झगोला नहीं बनाते थे, जोकर नहीं बनते थे, वो सम्मान स्वरूप पटका दे लिया या वो ले लिया और हटा दिया। लेकिन ये नहीं कि पूरा मेकअप होता था कि जहां गए वहीं का पूरा मेकअप होगा। राम जी का जाएंगे तो राम जी का पूरा मेकअप होगा, केदारनाथ जाएंगे तो केदार जी का पूरा मेकअप होगा। नहीं समझे आप? अब देखिए, जैसे वो जो आदिवासी क्षेत्र में गए तो आदिवासी वाला मेकअप होगा, तो वो लोग ऊब जाते हैं। और पहले आपके लोग क्या होते थे, जो पीएम होते थे, वो शुद्ध रूप से एक ही ड्रेस में रहते थे। आप देखिए सबकी लगभग एक ही ड्रेस है, अटल जी की धोती कुर्ता मोटा वाला, नेहरू जी का चूड़ीदार पजामा, वो ऐसे आप सबकी देख लीजिए लगभग। इंदिरा जी की साड़ी वो पल्लू वाली, राजीव जी का वो पड़ा हुआ वो सब। इनकी ड्रेस कोई बता पाएगा? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं गिन पाएगा इनकी। तो देश का आदमी जहां पर अंगोछा रखे है और फटी जमीन में बैठा है, वो देखता है कि मेरा वो किंग जॉन कौन है, उनकी भी तो ड्रेस, उसकी भी तो एक ही ड्रेस होती है। अगर आप जब भी देखो तो एक ही ड्रेस पर रहते हैं, चैन वाली ड्रेस में। मैं सोचता दोबारा भी लौटूंगा, आप खत्म करिएगा, फिर मैं दोबारा भी। ये सब देख देख के लोग ऊब गए, वही रिजल्ट है, वही रिजल्ट आ रहा है। अब कोई नहीं कह रहा कि आएगा तो मोदी ही, तो अब लोग कह रहे हैं आएगा तो लंकेश ही, जी बिल्कुल, आएगा तो 4 PM ही। ठीक बात, आएगा तो लंकेश कहिए, 4 PM तो है, और आप लोग की सबकी कृपा रहेगी तो और कर सकते हैं, करेंगे। मतलब हम लोगों ने विद्वान, हम तो बार बार कहते हैं कोई हो, हमें तो जो अगर गलत दिख रहा है उसको दिखाना है, बताना है, हम लोग की वही कोशिश होती है। मैं सुशील सर आपके दोबारा भी लौटूंगा, और बहुत सारी चीजें आपने बहुत मार्के की कही है कि देश देख रहा है, देश को नजर आ रहा है। देखिए वो बार बार तो इसीलिए राहुल गांधी गलत कहाँ बोलते हैं कि वो सूट बूट की सरकार, और जो उनके जो तमाम वो जो करते हैं कि 20-20 कैमरों के साथ में अगर राहुल गांधी कहीं उतर गए समुद्र में तो वो भी कूद जाते हैं। हालांकि ये नहीं करते, पैदल नहीं चलते, लोगों से वैसा नहीं मिलते जैसे राहुल गांधी मिलते हैं। खैर, मैं जाऊंगा अरुण सर के पास। अरुण सर, इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने देखी है कि ये पूरा का पूरा चुनाव, ये नैरेटिव बिल्कुल पक्का बना है, गुजरात वर्सेस बिहार, गुजरात वर्सेस यूपी, गुजरात वर्सेस अलग अलग जो सूबे हैं, वहां बहुत हद तक ये कर गया है। जो इन लोगों ने प्ले किया है, जिनको प्रधानमंत्री जी शहजादे कहते हैं, जो और भी उनको संज्ञाएं देते हैं, उनने बड़ा एस्टेब्लिश किया है कि कैसे ठगा गया है। ये भी बहुत हद तक बहुत नुकसान का ही किया है। जो हम कहते हैं बेड़ागर की बात की, वो तो बेड़ागर इसलिए कि वो अपना ठसक, अपना अहम, अपनी हेकड़ी छोड़ते ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा है, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, गुजरात वर्सेस बिहार, गुजरात वर्सेस जो अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया या और भी जगहों पर, दिल्ली में भी ये चीज आ रही है कहीं ना कहीं कि कैसे गुजराती किस तरीके से पेश आ रहे हैं। इसमें क्या टिप्पणी है आपकी? मैं सभी से इसी पे लूंगा, शुरुआत करता हूँ अरुण शर्मा सर। जी सर, हमारा जो परिवार का पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड है, वो पंजाबी है। हमारे यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है, आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे भागते रहो, आगे क्या, आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा कुछ है ना उसका मीनिंग? यही कहना था। बिल्कुल यही एग्जैक्ट, जी बिल्कुल यही है। और ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे किसी 8वीं 10वीं के बच्चे को सिलेबस में कोर्स दे दिया गया हो और अध्यायों के नंबर या नाम दे दिए गए हों। ये ऐसे बयान है सारे के सारे मोदी। परंतु यक्ष प्रश्न खड़े हैं वोटर। वो आज भी पूछ रहा है कि साहब मेरी नौकरी का क्या होगा, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी महंगाई का क्या होगा। आज पुस्तकें भी, कोई भी, मैं जब हमारे बच्चे पढ़ा करते थे तो जो हेल्पिंग बुक्स होती थी 800 850 रुपए की आती थी, अब 1200-1500 की भी आ रही हैं। तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा? इतनी महंगी पढ़ाई और फिर सुविधाएं,
चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे टैक्स की हो। तो आप देखें प्रश्न वैसे ही वैसे खड़े हैं जहां 2014 में मोदी जी ने स्वयं खड़े किए थे। वो भी इन्हीं प्रश्नों का जवाब मांगा करते थे, परंतु आज भागते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 वर्षों में मौका मिलने के बावजूद आडंबर पर काम किया गया। जैसे अभी सुशील भाई ने बताया कि वैसी ड्रेस, जैसा आवरण, जहां गए वहीं के बेटे हो गए, वहीं के भाई हो गए, वहीं के जन्म लेने वाले हो गए। तो इन चीजों से किसी का भी पेट नहीं भरता। प्रैक्टिकल जो बात है, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पहले भोजन बाद में भजन। तो भजन आप करें, भले ही वो संबित पात्रा ने कह दिया हो कि भाई नहीं, ये वो भी है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। भाई भजन गोपाला, जी जी। तो पहले तो जनता को सुविधाएं चाहिए, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि अंबानी साहब इंडियन ऑयल, भारत ऑयल पे नजर गड़ाए हुए हैं, शायद कुछ होने वाला है। तो जब आप ढांचागत हमारी संस्थाएं जो हैं उनको बेच देंगे, उनको नियम विरुद्ध चीजें देते रहेंगे, जैसे एयरपोर्ट्स का है, भाई एक ही एयरपोर्ट दे सकते हो, तो जनता प्रश्न खड़े करे। और वही जनता आपकी वोटर भी है, उसी जनता ने ही आपको खड़ा किया था, और वही जनता आज आपको डिगा रही है। इन 5 चरणों के चुनाव में जो हमने पहले भी समीक्षा की, वो यही देखने में आ रहा है। और क्योंकि लब्बो लबाब सामने आ गया, तो मेरा मानना यह है कि अब जब जवाब नहीं होगा तो फिर संजीव भाई एक ही तरकीब होती है कि बदल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कुछ भी बदल दो आप, हमें ये सत्ता नहीं चाहिए। इसीलिए CSDS वाले हों, कोई भी हो, सी वोटर हो, कोई भी हो, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उनकी व्याख्या आज किधर है? 400 सीट का प्रश्न खत्म हो चुका, 303 सीट से भी हम नीचे आ चुके। मुझे लगता है कि हम 250 सीट से भी नीचे आ गए। ये तो अब डब्बा खुलेगा तो आपको पता चलेगा कौन सी दलित ने कहां वोट दिया, SC ST ने कहां दिया, OBC ने कहां दिया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहां दिया। तो सबसे प्रताड़ित है, मुझे कई बार शर्म आती है, नाम लेते हुए झेप होती है। आप कितना किसी को पीछे धकेलोगे? आप लाइन के आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। आपने धकेल दिया पीछे, लाइन के आखिर में कर दिया, पर सुविधाएं तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो भी इस देश के वासी हैं। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल संदेश साफ है, कहीं कोई डाउट नहीं है, और जनता को भी पता लग गया कि बोल कर वोट नहीं देना, वोट देने के बाद बोल देना वो ठीक है। और हमारी संवैधानिक संस्थाएं भी कहती हैं कि आप किसी से प्रश्न ना पूछें कि आपको किसको वोट देने। इसीलिए बार बार रिपोर्टर भी कहते हैं कि आप मुद्दों की बात करें। और आज जब मुद्दों की बात हो रही है तो घबराए हुए क्यों घूम रहे हैं आप? मेरा यही कथन है, घबराई हुई बीजेपी आज इस मुश्किल में है कि जवाब नहीं दिया जा रहा, सत्ता बदलने वाला प्रश्न खड़ा हो गया तो घबराहट ज्यादा बढ़ गई है, जिसका जवाब 4 जून को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि 4 जून को तो जवाब आना ही आना है। और कहीं ना कहीं हवा का जो रुख है वो बता रहा है कि सत्ता बदल रही है, पलट रही है, ये बहुत हद तक है। छोटी छोटी टिप्पणी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो बिलाल सर आपके पास आते हुए सिर्फ एक चीज और आप इसमें ऐड ऑन करूंगा कि उस पर आप बोलिएगा। जो कहा केजरीवाल को, जिस तरीके से कहा, पहले भी कहा कि वोट डालेंगे तो पाकिस्तान जाएगा, उन्होंने कहा, और ये है भी फैक्ट, कि जो व्यक्ति 14% वोट ले आया गुजरात में, तो आप तो सभी राज्यों को, अपने खुद के राज्य को भी तो कह रहे हो, वहां भी पाकिस्तानी जिन्होंने वोट दिया, क्या कहिएगा? देखिए संजीव जी, आपने केजरीवाल से संबंधित सवाल किया, और जितनी सुंदरता से और जितनी खूबसूरती से केजरीवाल जी ने उसका रिबटल किया, उसका जवाब दिया है, वही अपने आप में काफी है। संदेश जो देना चाहिए था जिस जबान में केजरीवाल जी ने, जिस पॉलिटिकल समझदारी के साथ, जिस सूझबूझ के साथ, उसके बाद अब गुंजाइश नहीं बचती कि आप केजरीवाल से कुछ और अपेक्षा की जाए। उसने जितनी तरीके से, जितने
तरीके से इसका जवाब दिया और हमेशा से वो इस तरह के ही जवाब देते हैं। मैं उनको एक उत्तर भारत में यंग पॉलिटिशियंस में बहुत हायर कैटेगरी का नेता मानता हूँ, जो एक सामाजिक सरोकार और जनभावना और राजनीतिक समझ रखते हैं और जो बहुत पॉइंटेड बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज कहना चाहता हूँ कि चुनाव विपक्ष ने जिन विषम परिस्थितियों में लड़ा और उस विषम परिस्थितियों का एक ही उदाहरण है जिस तरह से मुख्य विपक्ष की आर्थिक नसबंदी भी कर दी गई थी इस दौरान, और चुनाव से पहले जिस तरह से विपक्ष को एक चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, क्षेत्रीय दलों के उनके सहयोगी दलों को जेल भेज दिया गया, प्रताड़ित कर दिया गया, आर्थिक नसबंदी कर दी गई। और इन सब विषम परिस्थितियों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं। इन विषम परिस्थितियों में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने, उसमें मैं सभी को एडवांटेज देता हूँ, खासतौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव को मैं मुख्य रूप से ऊपर रखना चाहूंगा, उसमें सभी क्षेत्रीय दल भी शामिल है, केजरीवाल भी इसमें शामिल है। जिस तरह से इन्होंने इस विषम परिस्थितियों में अपनी बहादुरी के साथ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ इस चक्रव्यूह को चरण दर चरण तोड़ा है, ये काबिले तारीफ है। और जिस तरह से इन्होंने विषम परिस्थितियों में वो लड़ाई लड़ी है, ये बताता है कि ये सिर्फ नेता नहीं बल्कि योद्धा भी हैं। और इन परिस्थितियों में जब सरकार हर चीज का इंसाफ अपनी शक्ति के माध्यम से कर रही थी, और जब आज वो समय आ गया है जब सब कुछ जनता की अदालत में है, तो एक तरफ तराजू के अंदर एक पलड़े में सरकार है, शक्ति है, उसकी एजेंसियां हैं, दो बड़े चेहरे हैं, तानाशाही सरकार है, और दूसरी तरफ पलड़े में जनता है, जनता का भाव है, जनता का टूटा हुआ दिल है, जनता की आवाज है। और ये लोकतंत्र में बता रहा है कि पलड़ा जनता की तरफ झुक गया है, शक्ति का संतुलन बदल गया। बिल्कुल जनता की तरफ वो पलड़ा झुका है और शक्ति का संतुलन बिगड़ा। बहुत अच्छी बात कही। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी प्रदीप सर आपसे भी, और मैंने जहां शुरू की थी सुशील सर से भी, सुशील सर पे समाप्त करूंगा। प्रदीप सर बहुत संक्षिप्त में आप बोलिएगा, जो हम कह रहे थे कि गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, गुजरात वर्सेस बिहार, गुजरात वर्सेस यूपी, हर ऐसे राज्य का एक सीन निकल कर आता है कि हो गया है, और दोनों जो भाई हैं गुजराती भाई, वो भाई और मोटा भाई दोनों जो हैं, बिल्कुल पैरों तले जमीन खिसकने जैसे हालात भी अब आप दिखने लगे हैं। हो गया है कि भाई जो है खेल खत्म सा दिखता है। क्या छोटी सी टिप्पणी आपकी, और मैं सुशील सर से मैं उसको समाप्त करूं। देखिए, मैं सुशील जी की टिप्पणी से शुरू करता हूं। सुशील जी ने बोला था कि छोटे में करिएगा, संक्षिप्त, मेरा टाइम की थोड़ी है। मतलब हमें कितना सेकंड देंगे, कितना मिनट देंगे आप? नहीं, आप बस जितनी जल्दी आप कर सकें, आप जितनी जी। तो सुशील जी ने कहा था कि ये कहते पाकिस्तान तोड़ने के लिए और फिर आगे इस स्तर पे। सुशील जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान के दो बड़े नेता आए थे, उनका स्तर, मैं तल्ख हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन 2013 में भी मैं ना मानना था कि इनका स्तर वही था जो ये बोल रहे हैं इस समय। बड़ी बात स्टेज पे आके भाषण देना वो एक अलग चीज, लेकिन आप अंत में जैसे हम लोग कहते हैं अपने भाषा में औकात पे आ जाना। ये जो अब चल रहा है ना, ये औकात है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये औकात है। यही औकात पहले थी, लेकिन इतना पैसा से पैकेज बनाया गया था, इतना वो किया गया था कि हमारे आप जैसे आंखों के आगे भी भ्रम छा गया। हालांकि हम उनको कुछ लोगों में थे जो मेरे आंखों में भ्रम नहीं किया था। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा था, और मेरा मानना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ 4 PM की वजह से, हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी गलती की कि एक अपॉलिटिकल आदमी को, एक अविश्वसनीय आदमी को 10 साल सत्ता सौंप दिया। हो सकता है फिर प्रधानमंत्री आया, मुझे जेल भेजे, मुझे कहने को, लेकिन अविश्वसनीय आदमी को, अपॉलिटिकल आदमी को, और संघ ने भी अपराध किया है। संघ अगर कोई चीज है देशभक्त राष्ट्रभक्त कहते तो उसने भी अपराध किया। ये अमित शाह दूसरे को सबको जेल में बंद कर रहे हैं, अपने जेल से कहां भाग के गए थे? इनका इतिहास सारे लोग आप लोग भुला दिए। और उनको गृह मंत्री बना टेनी, जिनका बेटा चढ़ा दिया,
वो राज्य गृह मंत्री बन रहा है। मुझे याद है तस्लीमुद्दीन जो है यूएफ गवर्नमेंट में गृह राज्य मंत्री बना था, उसके ऊपर केस था, 10 दिन के अंदर उससे ले लिया गया मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया। जी जी। कांग्रेस गवर्नमेंट में कितने लोगों को इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पे इस्तीफा देना पड़े, सबको आप लोग को सबको नाम है। दूसरी चीज में आता हूं, ये जो आप गठबंधन देख रहे हैं और ये जो योद्धा देख रहे हैं जो बिलाल साहब ने कहा, बिलाल साहब ये जनता बनाती है, ये सत्ता बनाती है। 77 में जनता पार्टी कैसे बनी थी, 89 में जो है बीपी सिंह के इर्द गिर्द कैसे लोग इकट्ठा हो गए थे। ये लोग बहुत बड़े योद्धा नहीं है, बहुत बड़े देशभक्त नहीं है, या बहुत जनता का जब प्रेशर होता है तो केजरीवाल और कांग्रेस में समझौता हो जाता है। अखिलेश और वो लोग जो साल भर एक दूसरे से पटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं करे, मैं बार बार कहता था कि गठबंधन के राजनीति में आप जानते हो, गठबंधन की राजनीति में सर मतलब 89 से कर रहा हूँ। गठबंधन बनता ही है अपने इशू को किनारे करके, सामने जो इशू होते हैं अपनी विचारधारा का जो मिनिमम कंप्रोमाइज या मिनिमम वो बनता है, उस पर बनता है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश को नुकसान नहीं पहुंचेगा कांग्रेस जाने से, या कांग्रेस को अखिलेश को सीट देने से नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन सामने बड़ी फोर्स है, चैलेंज है जनता का, देश का चैलेंज है, इसलिए इकट्ठा है। और मेरा मानना है कि एक लास्ट में ही कहेंगे कि बिल्कुल यूपीए सरकार जो है 2 बार बनी। पहला फेज उनका बहुत अच्छा था क्योंकि सीपीएम थी उसमें, दूसरे फेज में गड़बड़ हो गया थोड़ा था, हालांकि वो सब तो विनोद राय का खेल था और वो था 2G 4G फलाना जी दिखाना जी, लेकिन दूसरा फेज इसीलिए गड़बड़ हो गया कि सेफ्टी रूल को लेके न्यूक्लियर डील में सीपीएम ने वापस खींच दिया। एक कंट्रोल होता है गठबंधन में, एक कंट्रोल होता है, तानाशाही नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये कि मोदी की बात का क्वेश्चन हमेशा खड़ा है, हु आफ्टर नेहरू से स्टार्ट हो गया था, आप लोग सबको याद 1964 से स्टार्ट हो गया था, वो आज आफ्टर, लेकिन बनाती है। देवगौड़ा कौन जानता था? बिल्कुल बहुत लंबी, प्रदीप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। हम लोगों ने समझ सोचा कि इंदिरा जी गई तो देश खत्म हो गया, राजीव जी गए तो देश खत्म हो गया, नेहरू जी से शुरू करके सब नहीं खत्म होता, और देखिए सब कोई खत्म नहीं हुआ, देश चलता रहा। इंद्र कुमार गुजराल भी आए, चंद्रशेखर भी आए, देवगौड़ा भी आए, बहुत लंबी फहरिस्त है, चलता रहता है। मैं चाहूंगा मैं सुशील सर की फाइनल टिप्पणी दूंगा क्योंकि मेरे पास समय की बहुत बाध्यता है, उनका मास्टर एक वो आ जाए, उनकी टिप्पणी आ जाए। सुशील आप छोटी सी टिप्पणी करेंगे तब मैं समाप्त करूंगा। संजीव भाई बहुत छोटी टिप्पणी कर रहा हूँ। एकदम सटायर वाली, एकदम जो आप सटायर इस चुनाव में इस राजनीति को, इस देश की राजनीति को, कम से कम हिंदी पट्टी की राजनीति को 3 बहुत बड़े नाम मिल गए जो ओरिजिनल। एक का पिता मुख्यमंत्री रहे, कई बार रक्षा मंत्री रहे, मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव। एक के घर में डीएनए में 3 पीएम रहे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, वो मिल गया देश को हिंदी। और दूसरा भाई साहब अद्भुत, जो एक सीट पे थी आरजेडी, लालू का सुपुत्र तेजस्वी, क्या तेजस्वी और क्या मेहनत कर रहा है, 3 लोग वो मिल गए। मैं इसकी केजरीवाल भला मैं दुनिया की बात करता ही नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए 3 वो मिले जो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल डीएनए के लोग हैं और जबरदस्त नीचे देखे ऊपर निकल के आए। अभी कहा था राहुल गांधी ने उनके कौन राहुल के, जब मोदी बोले कौन राहुल, ने कहा कि मैंने सत्ता देखी है ना, मैं तो सत्ता में पैदा ही हुआ हूँ, मैं चाय की दुकान पे थोड़ी हुआ हूँ, मैं गंगा माँ ने मुझे उन्हें, मैं तो सत्ता के बीच में ही तो पैदा हुआ हूँ ना, तो मुझे मालूम है, तो मैं सत्ता का इस्तेमाल आम जनता के लिए करना चाहता हूँ। और एक बात कह के बात खत्म करूंगा, प्लीज चुनाव आयोग को इस देश को खबरदार करना चाहिए। चुनाव आयोग जो संज्ञान नहीं ले रहा है, अगर 24 के बाद मामला बदला तो फिर चुनाव आयोग को जनता संज्ञान न लेगी। ये पाकिस्तान, घड़ी घड़ी पाकिस्तान क्यों? क्या मतदाता का अपमान नहीं है ये? अगर गुजरात के मतदाता अब केजरीवाल को या कांग्रेस को या बीडीए को वोट देते हैं तो क्या वो पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं? अगर हमने वोट दिया है तो हम पाकिस्तान को वोट देके आए हैं। ये शुद्ध रूप से मतदाता का, लोकतंत्र में मतदाता का 5 साल में एक बार उसका अधिकार आता है और वो सर्वोच्च होता है। उसमें आप उसको आप वो नहीं कर सकते हैं आरोपित कि आप देंगे तो राम तक तो चलो ठीक है, रामद्रोही को देंगे, राम को हम ठीक है, हम राम को हम
अब जब संबित पात्रा ऐसा मानसिक रोग कह रहा जगन्नाथ, दक्षिण में जगन्नाथ से राम से बड़े जगन्नाथ है, वो कह रहा मोदी जगन्नाथ है। अब बताओ ऐसे ऐसे मानसिक दिवालिये लोग, उनका नाम लेके बड़ा ना करिए, आपने बहुत दूसरी बड़ी शानदार बातें कही हैं, वो कहाँ मतलब अब पता मैं नहीं लेता हूँ जल्दी बल्दी ना, मैं दूसरे नाम ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 PM एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, चुनाव आयोग अभी 2 उसमें है, ये शब्द कतई कल से नोटिस हो जानी चाहिए कि कोई पाकिस्तान उसका कि जो हम वोट दे, हम जनता, आप देखिए देश का प्रधानमंत्री ही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतदाता का अपमान कर रहे हैं। एक लाइन में समाप्त करिएगा, 1-1.5 लाइन में समाप्त करिएगा, मेरे पास फिर से सूचना है। हो गया, बात खत्म, बात खत्म। जी जी, नहीं आप कर लीजिए, 1 लाइन 1.5 लाइन जो नहीं, लोकतंत्र, अब मेरी पूरी बात आ गई। अब ज्यादा मैं यही कहना था कि इस देश को इस 3 नेता मिल गए भाई, और 3 नेता के बीच जनता खड़ी हो गई। और जब जनता देखिए, जब जनता खड़ी हो जाए नेता के साथ, तो भाई साहब फिर वो नेता, वही तो नेता होता है लोकतंत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुशीलर बिल्कुल सहमत, बहुत मार्के की बात कही। चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है, होती रहेगी, जीत होगी, हार होगी, कुछ भी होगा, लेकिन देश को एक नेतृत्व करता मिले। अच्छा संजीव भैया, 1 मिनट एकदम से याद आ गया। अच्छा, कितना अविश्वास है लोगों में, आएगा तो मोदी, अच्छा मान लो गड़बड़ होगा तो क्या, चुनाव आयोग तो है ही है। अब देखिए कितना अविश्वास इस देश में हो गया है लोकतंत्र की। वो तो फिर ईवीएम है, वो तो ईवीएम है, वो तो खरीद लेंगे इतने तो। अरे बताइए, हम खरीद भी रहे हैं मतदाताओं को, MP को, हम ईवीएम को भी सवालिया उसमें कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में हम ये 10 साल में ये उपलब्धि मोदी की और चौड़क की, ये उपलब्धि 10 साल में। मैं आपसे सहमत, आपने सारी बातें कह दी हैं, आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। सुशील सर आपका, अरुण सर आपका, बिलाल जी और हमसे पहले जो जुड़े हुए थे हमारे साथी, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। शानदार चर्चा, बेहतरीन चर्चा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें साफ निकल कर आता है कि सर्वोपरि जनता है, वोटर है, और उसने अपना वर्डिक्ट बहुत सलीके से इस बार भी दिया है और पहले भी देती रही है। अब चूंकि जो उसने देख लिया एक 10 साल का दौर, 10 साल का राज, तो कहीं ना कहीं जो उसका आक्रोश हमें सड़क पर दिखलाई पड़ता है, और ऐसा लगता है कि शायद वो ईवीएम मशीनों तक भी पहुंचा है, और जब 4 जून को नतीजे आएंगे, खुलेंगे, तो सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस चर्चा में इतना ही। हमारा अनुरोध कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, हौसला अफजाई हमारे करते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिएगा, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।